और उसे ये कहते हैं कि हमें तो प्लास्टिक सर्जरी हमें उस वक्त आती थी। प्लास्टिक सर्जरी ऐसी जो हो नहीं सकती वो हमें मालूम। कि जब ये प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इनकी किताबों में हमेशा हमें यही मिलता है कि हमारे यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये उसी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब ये एक गांधी जी के एक शिष्य थे, धर्मपाल जी, अब तो वो है नहीं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके इंग्लैंड के आर्काइव्स में से इंफॉर्मेशन निकाली, और वो बेचारे जीवन भर ये कहते रहे कि ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी थी और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स से है, इसको आप हमारे देश की हिस्ट्री बुक्स में डालिए या इतिहास की किताबों में डालिए, जो इरफान हबीब जी का विषय है। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और वो क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं वो धर्मपाल जी अपनी किताब में, कि इंग्लैंड के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एच स्कॉट, वो एक लेटर डालते हैं 1 जनवरी 1794 की लेटर बताते हैं। मिस्टर फिंडले कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के उन दिनों सर्जन होते थे, तो उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर कुछ वो इंडियंस हैं जो बोलते हैं कि उनका नाक कट गया था लड़ाई के दौरान, तो उस पर प्लास्टिक सर्जरी करके नया नाक लगाना है, तो इसलिए वो उनसे छुट्टी मांग रहे हैं। तो डॉक्टर स्कॉट क्या बोलते हैं कि सच अ प्रैक्टिस वॉज नॉट नोन अमंग द यूरोपियंस, कि यूरोप में उस टाइम इस तरह की कोई नॉलेज नहीं थी। और फिर वो बोलते हैं आई विश टू लर्न द आर्ट, जिसपे वो फिंडले आगे से लिखते हैं कि भारत देश में नाक लगाने की जो सर्जरी है, जिसे आज हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं या राइनोप्लास्टी कहते हैं, ये इट हैज बीन डन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो और ये वो किसके हवाले से बता रहे हैं, सर चार्ल्स मिलेट हैं जो इंडिया में बहुत साल रहे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, कि ये नाक लगाने वाला जो प्रोसेस है, इट हैज बीन अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया, कि इंडिया में तो बहुत सालों, पता ही नहीं कब से हो रहा है। और फिर इंग्लैंड से उनके कंपनी के दो जो मेन सर्जन है वो देखने आते हैं, डॉक्टर फिंडले और क्रूसो। वो कुम्हारों को देखते हैं कि कुम्हार यहाँ माथे से स्किन उतारते हैं और उनकी नाक लगाते हैं। अब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स में से है। वो बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, हमने देखा उसको और नाक लग गई जो ऑलमोस्ट नई जैसी लगती है। लेकिन आप हबीब साहब की किताबों में या इनके मित्रों की किताबों में ये रेफरेंस आप कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको दबा दिया गया। हमारे देश में कुछ नहीं था, हम पिछड़े हुए थे, उसको भी बड़े मजाक से मजे ले लेके बता तो रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही उसको छुपा के रखा है। पहले तो वो क्योंकि देशभक्त अपने आप को कहना चाहते हैं, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई अगर तुम देशभक्त थे तो जब देशभक्त होने की सज़ा मिल सकती थी, थोड़ा सा जिसके लिए कष्ट उठाना पड़ता था, वो तो आज़ादी के पहले, अब देशभक्त तो हर एक ही हो सकता। वो कहते हैं पेट्रियाट, आर पेट्रियाटिज्म कैन नॉट बी क्वेश्चनड। भाई 1947 से आप पेट्रियाटिज्म दिखाते, उससे पहले आप जेल जाते, तो आपका देश के तो देशभक्ति आपकी कहाँ थी उस वक्त, सिवाय गांधी जी को गालियाँ देने के और मुसलमानों को गालियाँ देने के उन्होंने क्या काम किया। उस समय कष्ट उठाना पड़ना था, तो वो तो आपने किया नहीं, इसलिए आप देशभक्त नहीं है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है इनका। तो ऐसा करते हैं, अगर हम आज़ादी से पीछे चलते हैं ना, हम क्विट इंडिया मूवमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात चली, उन दिनों के जो अंग्रेज़ों के दस्तावेज हैं, आर्काइव्स में पड़े हैं, वहां से क्या पता लगता है कि उन दिनों में क्या हो रहा था। ये लोग मिले हुए थे कम्युनिस्ट, क्योंकि इरफान साहब अपने आप को कम्युनिस्ट बता ही रहे हैं, कम्युनिस्ट मिले हुए थे अंग्रेज़ों के साथ। तो उस टाइम अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक तरफ तो देश में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा था, स्पेशली गांधी जी और उनके जितने सहयोगी थे उनको तो जेलों में डाल रहे थे। ऑन द अदर हैंड, जो इन्होंने आज तक हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं नहीं आने दिया, वही अंग्रेज
कम्युनिस्टों के ऊपर से बैन हटा रहे थे, इनकी जो पब्लिकेशंस पे इन्होंने पहले बैन लगा रखे थे वो हटाए जा रहे थे। और उनमें ये अब हमें जो कागजों से पता लग रहा है कि इन्होंने अंग्रेजों से मिल के उनको रिक्वेस्ट कर करके ये बोला कि हमें छोड़ा जाए जेलों में से, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो मैंने बताया ना कि जब हिटलर ने रशिया पे अटैक कर दिया, रशिया पे अटैक करने से पहले ये लोग क्या कर रहे थे, ये कांग्रेस को और गांधी जी को गालियां दे रहे थे कि तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो, तुम लोग फासिस्टों से मिले हुए हो, तुम लोग पीपल्स वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, और तुम्हें इनका साथ नहीं देना चाहिए अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो रशिया के और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जैसे ही हिटलर ने रशिया पे अटैक किया तो इनके सुर बदल गए, फिर फाशिस्ट और नाजी जर्मनी हो गया, और फिर वही वाली लड़ाई अब पीपल्स वॉर हो गई। और अब ये गांधी जी को ये कहने लगे कि अब तुम अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हो जो कि तुम्हें देना चाहिए। बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लिया इन्होंने। अच्छा, अब जब इनके वो नई जर्नल्स चलने शुरू हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके ऊपर से बैन हटा लिया, तो इनका सबसे तीखा हमला किस पे था, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं इन्होंने अपने इस भाषण में ये भी बोला है कि संघी तो सिर्फ गांधी जी को गालियां देते थे, गालियां देने का काम था। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने अपने माउथ पीसेस में से एक था, उनमें से पीपल्स वॉर, उसमें इन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया हुआ है। ये है जिसमें ये गांधी जी को और सुभाष चंद्र बोस को दोनों को दिखा रहे हैं और उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। वो तो पिक्चर आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा है, इसमें ये जयप्रकाश नारायण का कार्टून बनाया है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यहां पे सुभाष चंद्र बोस को एक गधे की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें जो टोजो है, जो जापानीज प्रीमियर है, वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को एक बॉम्ब की तरह दिखाया है जो आके हिंदुस्तानियों पे गिरने वाला है, कि वो जापान का एक बॉम्ब है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये जो पिक्चर में आदमी जो उनको उठाए ऊपर, कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो तो गोयबल्स का एक चमचा है, या गोयबल्स द्वारा उसको खड़ा किया गया है। गोयबल्स कौन था? हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो था ये। एक ये देखिए, ये कार्टून दिखाते हैं जिसके अंदर ये है पीपल्स वॉर 1943 का। इसमें क्या दिखाया है कि जो जापानीज प्रीमियर है वो, उसके सामने सुभाष चंद्र बोस एक बच्चा है जिसको वो लेके घुमा रहा है। हम बड़े देशभक्त हैं। तो इस तरह से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को और महात्मा गांधी को अपने माउथ पीसेस में डिपिक्ट किया है, और आज ये ब्लेम दूसरों पे लगा रहे हैं कि तुम गांधी जी को गालियां देते थे। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सच्चाई तो कभी बाहर आएगी नहीं, हमने इसको ऐसे दबा के रखा था। और आज इनको यही डर खाया जा रहा है कि वो सच्चाई अब धीरे धीरे जब बाहर आने वाली है तो इनका जो चरित्र है, जो ये देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, हम बड़े देशभक्त हैं, कि इनकी देशभक्ति क्या थी, वो सारी की सारी अब एक्सपोज हो जाएगी अगर सरकार ने उस पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया और सही इतिहास दिखाना शुरू कर दिया, तो इसलिए डरते हैं।